नेताजी, इस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को क्या सुझाव दे सकते हैं? दर्शक जो है कि आपके बारे में कुछ जानकारी हाँ, मैं जानना अपना चाहते परिचय दे रहा हूँ आपके चैनल पे। सबसे पहले मेरा नाम करतार सिंह भड़ाना है और मैं आजाद जनता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाजवादी संघ की प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट और मधुबन 353 विधानसभा मधुबन का रहने वाला हूँ। और मैं प्रतिदिन जो है कि आए दिन अपने मधुबन के जो हमारे देवतुल्य जनता है, मैं उनके लिए दिन रात एक करके चलता हूँ। और कहीं भी कोई समस्या होती है तो मैं समस्या को अपने चैनल के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से उनका निवारण करता हूँ, उनकी आवाज उठाता हूँ, उनकी आवाज बनता हूँ। अब जो है कि आप अपना पूछ सकते हैं सवाल। सरकार सिंह बढ़ाना, हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में जो है कि चर्चित नजर आ रहे हैं और घूम रहे हैं। तो आपसे जानकारी यही चाह रही है कि आपका जो मतलब कि उद्देश्य क्या है? आप समाज के लिए, आप जनता के लिए क्या मतलब कि सेवा कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप जो है कि सवाल पूरा अच्छी तरह नहीं पूछ पाए हैं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप कहना पूछना ये चाहते थे कि क्या अगर आपको जनता मौका देती है तो अगर क्षेत्र में जिस तरीके से आप घूम रहे हैं, जिस तरीके से आपका लहर है, तो आपको क्या जनता अगर मौका देती है तो आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, जनता के किस मुद्दे के लिए आप क्षेत्र में जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के जो मधुबन विधानसभा की जो जनता है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले जो हमारे जमीनी स्तर से जो किसान है, जिससे हम लोग खाते हैं, जो अन्न उगाते हैं, उनके लिए एक ऐसा व्यवस्था मैं लाऊंगा। ऐसा व्यवस्था मैं सरकार के माध्यम से लाऊंगा। मैं अगर विधायक बन जाता हूँ तो कि उनको जो है कि ना ही खाद की पैसा देना पड़े, ना ही बीज की पैसा देना पड़े। किसान के लिए जो भी हो, जितना ही सहयोग हो, मैं करूंगा उनके लिए। और दूसरी बात, जो हमारे क्षेत्र में नौजवान जो है, नौजवान साथी हैं, छात्र जो हैं, उनके लिए मैं कोशिश करूंगा। सत्ता में मेरी सरकार आएगी, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें जो है कि हर जगह पे जो है IAS PCS की तैयारी के लिए उन्हें जो हर जगह कोचिंग सेंटर जो है, जितने भी कॉलेज हैं उनके बगल में फ्री कोचिंग सेंटर मैं IAS PCS की तैयारी के लिए मैं खोलवाऊंगा। और दूसरी बात, उन्हें कापी किताब की भी जहां जरूरत पड़ेगी, जो गरीब है हमारे क्षेत्र में, जो गरीब है, गरीब तबके के जो लोग हैं, गरीब छात्र हैं, जो पैसे के अभाव से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो है कि मैं फ्री में शिक्षा, मैं अपने पैसे से उन्हें फ्री में शिक्षा दिलवाने का काम करूंगा, उन्हें पढ़वाने का काम करूंगा, आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तमाम जो है कि क्षेत्र में आए दिन जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रही है, सड़क से लेकर, आपको मैं बता दूं कि हमारे मधुबन विधानसभा में दोहरी यहाँ से दोहरी घाट से लेकर बरहज पुल के पास तक जो है कि रोड ऐसा हो गया है, बिल्कुल खंडहर हो गया है। तो सबसे पहले मैं जो है कि दरगाह से लेकर दोहरी घाट से आगे जो है जहां तक सड़क खराब है, और हमारे गांव में जो है कि दवारा एरिया से लेकर तमाम जो क्षेत्र है, लुआ साथ से लेकर जहां भी सड़कें खराब होगी, यहाँ बैरिया बिहराइया धैले सब जितना गांव है, वहां सड़कें खराब है, सबसे पहले मैं सड़क सही करवाने का काम करूंगा, सही बनवाने का काम करूंगा। दूसरी चीज, हमारे माताएं बहनें जो जो जिनको जो है कि जो गरीब है, जो जिनको जो है कि खाने पीने में हर चीज में जो समस्या होती है, उन्हें कमाने धमाने से थोड़ा समस्या है, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए जो मैं बेरोजगारी जो भत्ता है उसको मैं दिलवाने का काम करूंगा, सरकार से लड़ाई लड़कर दिलवाने का काम करूंगा, ताकि उन्हें इधर उधर दर दर भटकना न पड़े। और वही बेरोजगारी भत्ता जो है उनको जो है कि 10 से 15 हजार प्रति महीना जो है कि मैं दिलवाने का कोशिश करूंगा। जी, सरदार सिंह उड़ाना, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि जो कि आप इस समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए, आपको क्या लगा, इसमें क्या मतलब कि आपका उद्देश्य है? सबसे पहले मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी में मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि समाजवादी पार्टी में हम जो है कि समाजवादी पार्टी में इसलिए जुड़े हैं। पहले ये मैं बता रहा हूँ कि क्यों जुड़ा हूँ। आपका सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी में क्यों जुड़े हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो मैं पहले मैं ये बता दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी में मैं क्यों जुड़ा हूँ। सबसे पहला सवाल
ये मैं इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में मैं क्यों जुड़ा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी इसका नाम ही समाजवादी है। समाजवादी का मतलब सबकी, ये समाजवादी पार्टी सबकी है। और इसमें जो मुझे जो है कि मान सम्मान भरपूर जो है कि माननीय समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा हर प्रकार के हर व्यक्ति को जो बिल्कुल जो जीरो से है उसे जीरो से हीरो बनाने में माननीय अखिलेश यादव जी एड़ी से चुटकी लगा देते हैं और उन्हें मान सम्मान देते हैं। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में मैं जुड़ा हूँ। मैं जो है कि जिस समय समाजवादी पार्टी में जुड़ा 2013 की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय मैंने पहली बार कुछ काम को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के पास गया था और माननीय अखिलेश यादव जी ने तुरंत उस काम को किए। और दूसरी बार जब मिलने गया, दूसरी बार की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी बार मैंने गया तो मैं कोई काम लेकर नहीं गया था, सिर्फ उनसे मिलने गए थे। तो वो उस माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि क्या आप कि समाजवादी पार्टी क्या चाहते हैं, आप हमसे मिलने आए हैं, अब जो है कि कोई काम हो तो बताएं या क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में मैं जुड़ूं, कोई पद जो है हमें मिल जाए, उसके माध्यम से मैं अपने पार्टी में समाजवादी पार्टी में जुड़ूंगा और समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार करूंगा और समाजवादी पार्टी को मजबूत करूंगा। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने तुरंत जो है कि हमें SC ST प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री जो है कि मऊ का बनाकर तुरंत भेज दिए। यहाँ जो है कि यह है समाजवादी पार्टी। आप बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी में तुरंत ज्वाइन हुए, माननीय अखिलेश यादव ने तुरंत ज्वाइन किए और तुरंत महामंत्री बनाकर जिले का भेज दिए। यह है समाजवादी पार्टी की सच्चाई। समाजवादी पार्टी में इतना बड़ा जो है कि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश अध्यक्ष जी हैं माननीय अखिलेश यादव जी, इतना बड़ा उनका दिल है। और माननीय अखिलेश यादव जी कभी किसी जात पात के धर्म देकर नहीं कोई किसी को आगे बढ़ाए हैं, ना ही टिकट दिए हैं। वो उनके जो कार्यकर्ता है, कोई भी समाज के हो, कोई भी जात के हो, अगर उनका कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, तो उनका मान सम्मान भरपूर करते हैं। समाजवादी पार्टी में हर समाज का सम्मान है। इसीलिए समाजवादी पार्टी में मुझे हर चीज अच्छा लगा, मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। और मैं जिले से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय तक इस समय मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, संसदीय प्रकोष्ठ का तमाम पदों में रहा हूँ। और जब भी मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से मिला हूँ, मुझे कुछ ना कुछ सम्मान मिला है। आदत पूर्व मुझे मिलते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, सम्मान देते हैं। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और आजीवन समाजवादी पार्टी में मैं रहूंगा। और इस समय जो है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत से तमाम ऐसे नेता हैं कि सत्ता, हमारी पार्टी की सत्ता नहीं आती है, तो बहुत से नेता झंडा पतंगा खोल दिए, मगर हमारी झंडा अभी तक लगा है और आजीवन लगा रहेगा। मैं समाजवादी पार्टी में बना रहूंगा। अब जो है कि आप आगे पूछ सकते हैं सवाल। नेताजी, आप मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि जैसे भाजपा के सरकार में दलित एवं पिछड़ा समाज जो है, मुस्लिमों समाज पर जो अधिकतर अत्याचार होते हैं, आप किस नजर से देखते हैं? चलिए, कम से कम तो पहला पत्रकार आप एक ऐसा है कि, नहीं तो बहुत से देखे हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि भाजपा के गोद में जो मीडिया बैठ गई है जाकर, इसीलिए पब्लिक, आम जनता, विपक्ष के नेता जो समझ रहे हैं वो वही गोदी मीडिया का नाम दे दिए हैं। क्योंकि गोद में, भाजपा के गोद में जो भी जाकर मीडिया बैठी हुई है, जो बिक गई है, उनको यही गोदी मीडिया नाम दे दिया गया। पहली बार आप जो है कि एक निष्पक्षता से सवाल किए हैं, चर्चा कर रहे हैं और आपके मुंह से सुनने को मिला है, आपने कहा है कि भाजपा सरकार में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम के साथ जो है कि दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें उनके ऊपर जो है कि अत्याचार हो रहा है। ये तो बिल्कुल सही है, आपका कहना है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, मगर एक जाति विशेष को लेकर जो काम कर रहे हैं, अपनी जातियों को स देकर और दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार करवा रहे हैं, उनकी हत्याएं करवा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवा रहे हैं और उन्हें न्याय तक नहीं मिल रहा है। आपको बहुत सी ऐसी घटना हुई है, आपको देखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाथरस में मनीषा के साथ हुई, फिर वहाँ हरियाणा में मनीषा जो शिक्षिका है उनके साथ इतना दर्दनाक घटना हो गई। उनके साथ जो है उस मनीषा के बहन के साथ रेप कर दिया गया। उसके जो है कि धारदार हथियार से उसे गला काट दिया गया। उसके बाद उसके मुंह में जो है कि तेजाब डाल दिया गया।
इतना भयंकर रूप से उसे मारा गया, अभी तक जो है कि उनका कोई जो है कि ऐसा पता नहीं चला कि कौन हत्यारा है, किस तरीके से मारा गया है, कहाँ कौन मरवाया है, क्या हुआ है। अभी तक पुलिस और सीबीआई से लेकर तमाम एजेंसी लगे हुए हैं। इस भाजपा सरकार में अभी तक दूध से दूध का पानी पानी मतलब खुलासा अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब से भाजपा सरकार बनी है तब से दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के साथ प्रतिदिन जो है कि इस तरीके की घटना हो रही है, इस तरीके की कृत्य हो रही है इस भाजपा में। और प्रशासन जो है कि हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है और एक जाति विशेष के लिए जो है कि वो काम कर रही है, चाहे क्यों ना उनके जाति के लोग जो है कि हत्या ही करके आए, उन्हें कुर्सी पर बैठाया जा रहा है। और जो है कि पीड़ित है उन्हें मार कर भगाया जा रहा है, उनको उनका जो एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा है। आज मैं आपको दिखा दूं कि देख सकते हैं भाजपा सरकार में तमाम मंत्री हैं, अनिल राजभर से लेकर ओम प्रकाश राजभर। आज राजभर, आपको मैं भेड़ावरा की बात बता दे रहा हूँ, यही हमारे विधानसभा क्षेत्र में भेड़ावरा गांव है, उसकी मैं बता रहा हूँ कि उनके लड़के जो है कि आज इसी साल में जो है कि 4-5 महीना पहले जो है उनके एक राजभर समाज के लड़के के को हत्या करके उसे जो है कि एक पेड़ पे टांग दिया जाता है। दूसरी अब जो है कि 2 दिन की पहले की बात है, जिस लड़के को मारा गया तो उसके पिता को जो केस उसके लड़ रहे थे, सुरेश राजभर उनका नाम है, उनकी हत्या करके उसी जगह पे, जिस जगह पे उनके लड़के को टांगा गया था, उन्हीं जगह पे वहां जो है कि फांसी में फंदे पर लगाकर टांग दिया गया। अभी तक प्रशासन अभी बेटे के जो है कि जांच करके पता कोई नहीं पाई कि कैसे हुआ है, घटना क्या हुआ है, क्या मामला है। उन्हें बेटा को भी न्याय नहीं मिला ही नहीं। जो बाप अभी दर दर भटक रहा था न्याय के लिए, पिता अपन हमारे बेटा को न्याय मिले, यही पुलिस विभाग है जो वहां पहुंची थी। वो वहां जो सुरेश राजभर की पत्नी थी, सुरेश राजभर की जो बेटी थे, उनके पुत्र हैं, वो यही कह रहा है कि अभी हमारे भाई को न्याय नहीं मिला था। इसी तरीके से पुलिस आई थी, लेकर चली गई लाश, मगर अभी तक जो है कि कुछ अता पता नहीं चला किस तरीके से यह घटना हुई है, क्या मामला है, और न्याय भी नहीं मिला अभी प्रशासन से। तब तक हमारे पिता के साथ यही हो गया। और वो बेटी, सुरेश राजभर जी की बेटी जो है कि लाश उतारने नहीं दे रही थी पौधे पेड़ पर से, कि ये पुलिस वाले लेकर जाएंगे और वो चिरफाड़ करके फिर अपना कार्य खत्म करके हाथ पे हाथ धर के बढ़ जाएंगे, कोई जो है कि कार्रवाई नहीं होगी, कोई न्याय हमें नहीं मिलेगा। वो इस तरीके से बताइए, एक बेटी जो एक चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, एक पत्नी अपने पति के न्याय के लिए, अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, बिलख रही है, रो रही है, मगर यह प्रशासन, सत्ता शासन जो है कि सत्ता में जो बैठे मंत्री हैं, अनिल राजभर से लेके ओम प्रकाश राजभर तक, तमाम जो मंत्री हैं, बहुत से राजभर नेता है भाजपा में, ये बिल्कुल सन्नाटा उनको लग रहा है कि सांप सूंघ गया है, बिल्कुल ये इस पे कोई बात कहने को तैयार नहीं है। सब वहां जाकर राजनीतिक कर रहा है, फोटो खिंचवा कर चले आ रहा है। सत्ता में उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि वो लोग सत्ता में है, फिर भी अपने समाज की न्याय नहीं, अपने समाज को न्याय नहीं दिला पा रहा है। अभी चुनाव आएगा तो घर घर घूमेंगे और समाज का एक समाज का रहनुमा बनेंगे, समाज के लिए कहेंगे कि मैं समाज का नेता हूँ। जब घटना होती है, घटना हो रही है, तो समाज का नेता कहाँ लुका जा रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, और तमाम मीडिया वाले बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से मैं सभी मीडिया वाले से मैं कहूंगा कि किसी भी चीज को आप लोग कट मत करिएगा, और बिल्कुल मेरी आवाज को निष्पक्षता से एकदम सुनाइए। इस अंधे बहरे गूंगे सरकार को दिखाइए, बताइए कि किस तरीके से हमारे जनता के ऊपर, पिछड़े दलित समाज के अल्पसंख्यक के ऊपर किस तरीके से इस एक सजातीय प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो अंदर जो जिस तरीके से हो रहा है, भाजपा सरकार में अत्याचार हो रहा है, उन्हें जो है कि सुनाई दे, और हो सकता है सुनाई दे तो हो सकता है हमें न्याय मिले। न्याय तो नामुमकिन है इस सरकार में, मगर फिर भी हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, और इसका जो न्याय, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि जो मैं दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज साथियों को मैं यही आगाह करना चाहता हूँ कि जो लोग आते हैं आपके क्षेत्र में चुनाव में और कहते हैं कि मैं समाज का दलाल हूँ, मैं समाज के लिए नेता हूँ, तो उन्हें सीधा जो है कि आप लाठी डंडे से लेकर उनका स्वागत करें, उन्हें भगाएं।
आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आकर भुलवा कर चले जाते हैं और अपने सत्ते के सत्ता में बैठ जाते हैं, सत्ते की चाबी अपना अपना लेते हैं। तो वो अपने ऐश की जिंदगी जीते हैं, समाज को बिल्कुल बिरादर को भाड़ में छोड़ देते हैं। उनके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है, घटनाएं हो रही है, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही है सच्चाई भाजपा की। साथियों, सावधान रहने की जरूरत है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं तमाम जगहों पे जो हत्याएं हो रही है, मैं गिनाने लगूंगा तो कई घंटा बीती जाएगा, मगर दलित आदिवासी समाज के साथ जो घटनाएं हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है, वो मैं गिना नहीं पाऊंगा। आए दिन रोज के रोज, महीनों नहीं बीत रहा है, महीनों में 10 से 15 कहीं ना कहीं घटनाएं सुनने को मिल रही है। साथियों, यही है भाजपा सरकार। प्रताप सिंह भड़ाना जी, जो कि भाजपा सरकार में अधिकतर मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ की बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, आम जनता का जो हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल। मैं बता दे रहा हूँ कि आपने सवाल जो किया है कि भाजपा सरकार में, जब से भाजपा सरकार बनी हुई है तब से जो छात्र नौजवान हैं हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे पूरे भारत देश के, उन्हें जो है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है। यह आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही लाजमी है। क्योंकि इस बात को अब हर एक व्यक्ति जो शिक्षित है वो समझ चुका है कि भाजपा सरकार जब से बनी हुई है तब से हमारे देश में जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं आए दिन कहीं ना कहीं छात्रों को नौकरियों के लिए लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। लखनऊ में धरने दे रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मगर उन्हें नौकरी की जगह पर डंडे खाने पड़ रहे हैं, डंडे पुलिस की डंडा मिल रहा है। तो भाजपा सरकार जब से बनी है, मैं बता दे रहा हूँ साथियों, आप बहुत से वीडियो देखे होंगे। दूसरी बात, मैं बता दूं कि आप लोग बताइए कि एक गरीब पिता एक सपना सजाता है, सपना लेकर अपने मन में, और मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है कि मेरा बेटा जो है कि पढ़ लिख कर नौकरी पा जाएगा, तो मेरी जो है कि सारी मेहनत जो है सफल हो जाएगी, हमारी जो इस गरीबी है वो दूर हो जाएगी, हमारे दुख की जो घड़ी है वो खत्म हो जाएगी। इस सपना को सजाकर एक पिता मजदूरी करके धूप नहीं देखता है, आग नहीं देखता है, पानी नहीं देखता है, बरसात नहीं देखता है, और सबसे बड़ी चीज की जिल्लतें, लाज शर्म हया छोड़कर मजदूरी करके दूसरे का, और एक पिता अपने बेटा को पढ़ाता है कि हमारे बेटा आगे जाकर नौकरी करेगा तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हम लोग की जो दिक्कतें हैं वो सही हो जाएगी, प्रॉब्लम में जो घर पे है हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मगर जब जब एक बेटा जब इतना पूरा जिंदगी लगा देता है पढ़ाने लिखाने में, एक पिता जो है कि पूरा जिंदगी लगा देता है अपने बेटा को पढ़ाने लिखाने में, पूरी जिंदगी बिता देता है, और उसके बाद में जब वो पता चलता है कि उसके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, और उसका बेटा जो है कि सब डिग्रियां लेकर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके पढ़ाई में और दर दर भटक रहा है, और उसके बाद नौकरियों के लिए दर दर भटक रहा है और नौकरी मांगने जा रहा है, तो उससे पुलिस की डंडा खाने पड़ रही है और वह मार खा रहा है, कितने लोगों की मौत हो जा रही है। तो उस पिता की सोचिए, जो पिता एक सपना सजा कर अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी के लिए भेजा, नौकरी के काबिल बनाया, उसे नौकरी नहीं मिली, तो उस पिता को सोचिए, जो पिता कर्ज लेकर मेहनत करके पढ़ाया है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी। यही बहुत ही दयनीय चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है, इसको सोचने की जरूरत है। जो 5 किलो गेहूं चावल आटा किसान में भूले हुए हैं, वो अनपढ़ नहीं बूझ पा रहा है, वो थोड़ा उन्हें जो है कि शिक्षा की थोड़ा कमी है, इसलिए नहीं बूझ पा रहे हैं। जिन्हें नौकरी नहीं चाहिए तो वो लोग क्या समझेंगे कि शिक्षा क्या है, मेहनत क्या है। जो पढ़े लिखे हैं, जो मेहनत किए हैं, जो नवयुवक लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो समझते होंगे कि मेहनत का जब फल नहीं मिलता है तो उनके दिल पे क्या बीतता है। उनके आगे एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई लौटती है, उन्हें समझ नहीं आता है कि हम कहाँ जाएं।
जिस भाइयों जो छात्रों को नौकरी नहीं मिलती है, वह इस तरीके से 30-35 साल तो जो है कि पढ़ाई लिखाई में 30 साल तक अपनी जिंदगी बिता देते हैं। उसके बाद नौकरी की तलाश में 10-15 साल और बिताते हैं, 40-45 साल बिता देते हैं। बाद में पता चलता है, जब नौकरी नहीं मिलती है तो पता चलता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं आया। उनके आगे वही मैं बताया हूँ कि एक तरफ जो है कि कुआं तो एक तरफ खाई नजर आती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो उनके आगे आत्महत्या करना, उनके आगे आत्महत्या करना, फांसी, इसी तरीके के दिमाग में आता है। वही सोच आता है कि मेरी जिंदगी में सफलता नहीं मिली, मैं दूसरे की मजदूरी करने से अच्छा है कि मैं फांसी लगा लूं, आत्महत्या कर लूं, मर दूं, पंचायत को त्याग दूं। मगर उन भाइयों से मेरा यही अपील है, संघर्ष करिए। इस तरीके का आप कभी दिमाग में मत सोचिए। अरे सफल वही होता है जो मेहनत करता है। आप मेहनत करते रहेंगे, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। यह मैं बता दूं, भाजपा सरकार में, ये भाजपा सरकार जो है कि आजीवन के लिए नहीं है। कोई भी सत्ता में आता है 5 साल के लिए आता है। समय का इंतजार करिए। जब समय इनका आ रहा है, सत्ता में है, इनका समय है। जब आपका समय आ रहा है, जो सत्ता से ये हटेंगे तो आपका समय आएगा। उस समय इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है, उसकी आप तैयारी करिए। नहीं अपने ऊपर जो है कि आप आत्महत्या कर लेंगे, अपनी जान को त्याग दे देंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आप तो नहीं रहेंगे। मगर उन माता पिता भाई जो आपके होंगे, जो सपने सजा कर आपको पढ़ाए लिखाए होंगे, आपको वो माता के दिल पे क्या बीतेगा, जो आपको छोटे से लेकर बड़े, जब तक आप छोटे थे आपको पैदा किए, पेट में रखकर 9 महीना पाली। उसके बाद जिस तरीके से वो पीड़ा सही है, दर दर भटके वो पिता भटक भटक कर किसी तरीके से अपने अपने खाली पेट रहकर, भूखे पेट रहकर, आपको पेट जियाने के लिए, आपको पेट भरने के लिए दर दर भटक कर, मेहनत मजदूरी करके आपको जियाए हैं, खिलाए हैं, पिलाए हैं। उनके ऊपर क्या बीतेगा जब उनका समय आएगा कि मेरा बेटा अब कमाने लायक हो गया है, तो अब जो है हमारा दुख खत्म हो जाएगा। तब तक आप कमाने लायक होंगे और वो लालसा उनके अंदर कुछ और रहेगा, तब तक आप कुछ और कर देंगे, तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ तो चले जाएंगे, मगर उनके ऊपर दुखों का पहाड़, तो दुख झेल झेल कर आपको पढ़ाई लिखाई से करे कि उससे कहीं कई गुना आप दुख देकर चले जाएंगे। इस तरीके का आप लोग दिमाग में कभी मत बैठाइएगा। जिंदगी है, जिंदगी में मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। सफलता मिलना ना मिलना वो तो समय की बात है, मिलेगा ही। आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी साथी। तो सभी छात्रों, नौजवानों, भाइयों से मेरा यही अपील है कि सत्ता परिवर्तन जरूर करते रहिए। समय मिल रहा है जब इस सरकार में आप लोगों को लाठी डंडा खाने की जरूरत नहीं है। सरकार कोई भी हो, सत्ता कोई भी हो, 5 साल के लिए ही रहता है। समय आने पर उसका समय का इंतजार करिए, और उसके बाद जिस तरीके से लाठी डंडे भजवाए हैं, पिटवाए हैं लाठी से, उसी तरीके से उसी लाठी डंडे लेकर जब ये वोट मांगने आ रहा है तो आप तैयार रहिए, बदला लीजिए और वोट के माध्यम से इन्हें चोट दीजिए। वोट के माध्यम से चोट दीजिए, तब जाके इन लोगों का दिमाग खुलेगा